Dear students of 7th class, welcome back to my classroom. Students, today we have to do English workshop of our lesson Little Girls Wiser Than Little People. ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि इसको पढ़ लिया है, इसका एक्सप्लेनेशन देखा है, इसकी मार्जिन एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर रखी है। ठीक है, अब हमारे पास में जो एक्सरसाइज है वो इंग्लिश वर्कशॉप के फॉर्म में है। हमको ये वर्कशॉप यहाँ पे आज कंप्लीट करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड अलाउड विथ प्रॉपर इंटोनेशन। आपको क्या करना है, जोर से पढ़ना है और प्रॉपर इंटोनेशन के साथ में पढ़ना है। इंटोनेशन कहते हैं लफ्ज़ की अदायगी के तरीके को, यानी उसके लहजे को। तो हम नीचे दिए हुए जो ग्रीन वर्ड्स आप देख रहे हैं, इनको इनके इंटोनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। डोंट गो, डोंट गो। आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड। नेवर माइंड, नेवर माइंड। लुक आउट, लुक आउट। Shame on you, shame on you। तो बच्चों, लफ्ज़ों को जो है उनके प्रोनाउंसिएशन और उनके इंटोनेशन के मुताबिक पढ़ना चाहिए। ये उससे हम जो है उसको सही तरह से अदा कर पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पॉट द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी। ये जो हमने पूरी स्टोरी पढ़ी है, इसका एक्सप्लेनेशन देखा है, इस स्टोरी में जहाँ जहाँ पर भी हमको किसी भी बॉडी पार्ट यानी ह्यूमन बॉडी पार्ट का जिक्र आया हो, तो वो बॉडी पार्ट जो है हमको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद में कि ऐड अदर नेम्स ऑन योर ओन, और कुछ और भी दूसरे बॉडी पार्ट्स के नाम जो हैं वो खुद से आपको इसमें ऐड भी कर देने हैं। तो हमने यहाँ पर एक इस तरीके से हमने दो कॉलम्स बना लिए हैं, एक बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी और दूसरा है एडेड बॉडी पार्ट्स जो हमने बाद में ऐड किए हैं। तो हमारी स्टोरी के अंदर में जो बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं वो है हेड्स, जैसे कि उन लोगों ने अपने सरों पर जो है वो रेड कर्चीफ्स बांध रखे थे। एंकल्स, जब मलाशा जो है वो पानी में उतरी तो उसके टखनों से ऊपर पानी चला गया था। फुट यानी पैर, जैसे उसने अपना फुट जो है वो अंदर पानी में डाला, वैसे ही जो है एक ज़ोर से मतलब कीचड़ और पानी जो है वो अकुल्का के चेहरे पर, उसके कपड़े पर उड़ा। नोज़, अकुल्का के सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि उसके जो है वो नाक भी जो है वो गंदी हो गई थी। आइज़, नेप, नेक, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हमारी स्टोरी के ही वर्ड्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये बाद वाले वर्ड्स जो हैं जो हमने बाद में ऐड किए हैं। एडेड बॉडी पार्ट्स, हैंड्स, माउथ, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, वेस्ट, लेग्स एक्सेट्रा। हैंड्स, हैंड्स हाथों को कहते हैं। माउथ यानी मुंह, शोल्डर यानी हमारे कांधे या कांधा, चेस्ट सीने को कहते हैं, स्टमक पेट को कहते हैं, वेस्ट कमर को कहते हैं, लेग्स पैर हैं। ये तो आप जानते हैं। बस सिर्फ ये था कि हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ बॉडी पार्ट्स ऐड करना था, सो हमने यहाँ पर कर दिए। ठीक है, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन हियर। लिस्ट द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी हमको लिस्ट तैयार करनी है। एंड राइट देयर अप्रोक्सीमेट एजेस, या अप्रोक्सीमेट एज, हमको जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करनी है और उनकी अप्रोक्सीमेट एजेस जो हैं वो हमको यहाँ पर लिखनी है। अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे आंसर में लिखा है कैरेक्टर्स और नीचे वाले खाने में लिखा है अप्रोक्सीमेट एज। तो हमारे जो कैरेक्टर्स थे वो कौन कौन से? मलाशा, अकुल्का, मलाशाज मदर यानी मलाशा की वालदा, अकुल्काज मदर अकुल्का की माँ, अकुल्काज ग्रैंड मदर अकुल्का की दादी माँ। ठीक है, तो मलाशा की अप्रॉक्सीमेट एज क्या हो सकती है, यानी हमारी ख्याली एज जो हम उनके मतलब बच्चों के लड़ने के अंदाज से और फिर मिलने के अंदाज से जो हम क्या सोच सकते हैं कि भाई कितनी एज होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 5 to 6 ईयर, नियर अबाउट जो है वो 5 या 6 साल की रही होगी। ठीक है, उसके बाद में अकुल्का चूँकि बड़ी थी उससे, तो अकुल्का की उम्र 7 से 8 के दरमियान में रही होगी।
उसके बाद में है मलाशा की माँ, यानी मलाशाज मदर। तो मलाशा की माँ जो है वो कितने साल की, 28 से 32-33 समथिंग जो है वो इतने साल की हो सकती हैं। अब उसके बाद में देखते हैं अकुलकाज मदर। अकुलका चूँकि बड़ी थी तो जाहिर सी बात है उनकी वालदा की उम्र भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने एक अप्रॉक्सीमेट एज जो हमने ये लिया है कि 35 to 40 ईयर्स के बिटवीन जो है उनकी उम्र रही होगी। अकुलकाज ग्रैंड मदर, अब चूँकि दादी हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई इन लोगों से तो वो बड़ी ही होंगी। तो दादी की उम्र हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट एज जो ली है वो 60 to 65 के बिटवीन या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर आवर फोर्थ क्वेश्चन, राइट द स्टेजेस इन विच द फाइट बिगिन एंड गॉट वर्स। हमको स्टेजेस लिखना है कि कैसे कैसे जो है वो स्टेजेस आए कि झगड़ा जो है बढ़ता गया और फिर एकदम ही ख़राब कंडीशन हो गई, वर्स्ट कंडीशन हो गई। तो उसके बाद है देन राइट हाउ एंड व्हेन द पीपल स्टॉप्ड फाइटिंग। फिर आखिरकार ये भी लिखना है कि फिर कैसे लोग जो है वो झगड़ा करने से रुके, आखिरकार कैसे थमे, यानी झगड़ा कैसे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो आंसर में हमने लिखा है कि द फाइट। अब फाइट शुरू कैसे हुई उसके स्टेप्स और स्टेजेस देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो वाक़या पेश आया वो था कि अकुलकाज मदर हिट मलाशा। ये सेंटेंस हमको बुक में ही दिया गया है। अकुलकाज मदर हिट मलाशा, अकुलका की वालदा ने मलाशा को जो है वो ज़ोर से मार दिया। अब जैसे ही उसको मार पड़ी तो मलाशा बिगेन टू हाउल, मलाशा जो है वो रो पड़ी। मलाशा बिगेन टू हाउल यानी मलाशा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, चिल्लाने लगी। Malasha's mother ran out of the house and scolded अकुलका's mother। अब जैसे ही मलाशा की वालदा ने अपने बेटे की आवाज़ सुनी इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने की, तो वैसे ही वो दौड़कर घर से बाहर आई और उन्हें पता चला कि अकुलका की वालदा ने उसे मारा है। तो वो अकुलका की वालदा को बुरा भला कहने लगी, स्कॉल्ड करने लगी। फोर्थ है द वुमेन बिगिन टू क्वारल, और एक दूसरे को इस तरीके से बुरा भला कहते हुए वो दोनों भी नेबर्स जो थी, दोनों भी औरतें जो थी वो लड़ पड़ी। द मेन टू रन आउट गैदर्ड इन द स्ट्रीट एंड स्टार्टेड क्वारलिंग। अब मर्द जो थे वो अपने काम कर रहे थे या घरों में थे, तो क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने ये शोर सुना वैसे ही वो भी दौड़ के बाहर आ गए और सड़क पर जमा हो गए एंड स्टार्टेड क्वारलिंग, और वो भी आपस में जो है क्वारल करने लगे। खूब जो है वो लड़ाई झगड़े वाला मूड पैदा हो गया। उसके बाद में छठवां, वन मैन गेव अ पुश टू अनदर। अब क्या हुआ कि अचानक ये बात बात में बहस वहस शुरू थी खूब जोरदार, तो किसी एक ने जो है दूसरे को धक्का दे दिया। अब जैसे ही धक्का दिया तो क्या हुआ, द फाइट बिगेन। जो झगड़ा जो है वो जबान से चल रहा था वो बाद में हाथों और पैरों वाले झगड़े पर आ गया। तो इस तरीके से लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद देखते हैं कि हाउ द फाइट केम टू एन एंड। अब आखिरकार लड़ाई कैसे खत्म हुई। तो अकुलका वाइप्ड ऑफ हर ड्रेस एंड वेंट बैक टू द पडल। अकुलका ने जो है वो बच्ची थी, उसने झगड़े वगैरह में इतना इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लिया और वो उसने अपने कपड़े साफ किए। वाइप करना यानी इस तरीके से जो है वो रब करके किसी भी चीज़ को साफ कर लेना। तो जो कीचड़ वगैरह लगा हुआ था उसको वाइप किया, इन्हें कपड़ों को जो है अपने साफ कर लिया एंड वेंट बैक टू द पडल, और दोबारा से जो है पडल में चली गई। वेयर शी स्टार्टेड टू स्क्रैच द ग्राउंड, जहाँ पर उसने ग्राउंड पर खराश लगाने शुरू कर दिए। सेकेंड पॉइंट है कि मलाशा टू, जैसे ही मलाशा ने उसको देखा, मलाशा टू ज्वाइंड हर, मलाशा ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। यानी जो काम अकुलका वहाँ पडल में कर रही थी, मलाशा भी भागते हुए वहाँ गई और दोनों भी मिलकर जो है उस स्क्रैचिंग वाले काम को अंजाम देने लगे। उसके बाद में थर्ड है द गर्ल्स फॉरगॉट देयर क्वारल एंड वर प्लेइंग नाइसली अगेन। लड़कियों ने अपना पूरा झगड़ा जो है वो भुला दिया, वो भूल गई कि उनका झगड़ा हुआ भी था कि नहीं हुआ, क्यों हुआ था,
और वो फिर से दोबारा अच्छे तरीके से खेलने में लग गई, यानी बहुत ही नाइसली, बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे ढंग से जो है फिर से इस तरीके से खेलने लगी कि लगता था कि उनके बीच कभी झगड़ा तो हुआ ही नहीं था। प्लेइंग नाइसली अगेन। फोर्थ पॉइंट है, ग्रैंडमदर सॉ द गर्ल्स एंड मेड द पीजेंट्स रियलाइज देयर गिल्ट। अब ग्रैंडमदर ने देखा कि वो दोनों बच्चियां तो आपस में खेल रही हैं, उनका झगड़ा तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो बड़े हैं अभी भी लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कुछ उनसे कहा, जो लड़ने वाले ग्रोन अप्स थे उनको कहा कि अरे उनके नोटिस में लाई ये बात, उनको याद दिलाया कि देखो लड़कियों की तरफ देखो, देखो कितने अच्छे तरीके से खेल रही हैं। ग्रैंडमदर सॉ द गर्ल्स एंड मेड द पीजेंट्स रियलाइज देयर गिल्ट। और उन्होंने उन लोगों को, पीजेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसान को कहते हैं, पीजेंट्स यानी किसानों को उन्होंने जो है वहाँ के रहने वालों को, जो लड़ रहे थे लोग, उन लोगों को ये याद दहानी कराई, ये रियलाइज करवाया कि देखो तुम जो है बड़े होकर भी अभी तक लड़ रहे हो, लेकिन वो बच्चियां देखो कब से अपने झगड़ों को भूल गई हैं और कितने प्यार से जो है वो भी खेल रही हैं। तो उन्होंने, ग्रैंडमदर ने बड़ों को उनकी गिल्ट यानी उनकी खता का एहसास दिलाया, उनकी गलती का एहसास दिलाया। द फिफ्थ पॉइंट है, द क्राउड सॉ द गर्ल्स एंड अशेम्ड। उस पूरी भीड़ ने जो है लड़कियों को जब खेलते देखा और मोहब्बत के साथ में जो है वो खेल रही थी वो बच्चियाँ, तो उनको शर्म आने लगी कि ये इतने छोटे बच्चे होकर देखो कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, अभी फ़ौरन से पेशतर इन्होंने जो है झगड़े को भूल गई हैं ये, और हम अभी तक जो है वो लड़ने में मसरूफ़ हैं। तो ये देखकर जो है उन बड़ों को जो है वो खुद पर शर्म आ गई। एंड स्कैटर्ड टू देयर वर्क। और फिर आखिरकार उन्होंने अपना लड़ना बंद कर दिया और ख़ुद पर हंसने भी लगे थे वो कि अरे ये क्या बेवकूफ़ी हम लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद में जो है वो लोग अपने अपने काम पर वापस से लौट गए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ चूज एनी वन ऑफ द रीजंस यू हैव लिस्टेड इन द एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 10। इसके पहले जो हमने वार्मिंग अप के अंदर में फाइट्स होने के जो रीजंस लिखे थे, जो एक एक्टिविटी हमने देखी थी उसमें, तो उसमें हमने एक बॉक्स के अंदर में कम से कम 5 या 6 रीजंस हमने दिए थे कि क्यों फाइट्स हो जाती हैं अक्सर, यानी क्यों झगड़े हो जाते हैं। तो उन्हीं में से हमको जो है, उसी लिस्ट में से हमारे को जो है कोई एक रीज़न पिकअप करना है और उस रीज़न पर एक एक्ट तैयार करना है और उसको फिर प्ले करना है। दिस इज़ एन एक्टिविटी। तो आप ये अपने घरों पर जो है अपने दोस्तों के साथ में या अपने भाई बहनों के साथ में भी एक्टिविटी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि जगह नहीं थी इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया। अब आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। तो हमने उसमें से एक रीज़न पिकअप किया है। वो रीज़न है कि अ बॉय स्टोल मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स बैग। एक लड़का अपने दोस्त के बैग में से पैसे चुरा लेता है। ये कंडीशन थी हमारे पास उस वक्त। तो इस कंडीशन पर, इस रीज़न पर हमको जो है एक एक्ट तैयार करना है, या यूं कहें कि कन्वर्सेशन तैयार करना है, फिर उसको प्ले करना है। बहरहाल आप इसको घर पे प्ले कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अज्यूम करना है कि अज्यूम दैट पैडी स्टोल बिट्टूज मनी। पैडी और बिट्टू जो कि पुराने ही कैरेक्टर्स हैं, तो उन कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पर दो दोस्तों के तौर पे ले लिया है कि पैडी ने जो है वो बिट्टू के पैसे चुराए हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बिट्टू कहता है, हे पैडी आई हैव लॉस्ट माई पॉकेट। बिट्टू बोलता है पैडी को कि पैडी यार मेरा पॉकेट गुम गया है मुझसे। देयर वॉज फीस इनसाइड द पॉकेट। उस पॉकेट में जो है वो फीस थी जो मुझे पे करनी थी। पैडी बोलता है ओह इट्स टू बैड। पैडी बोलता है कि अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ। डोंट वरी वी विल फाइंड इट। घबराओ नहीं, हम उस पॉकेट को ढूंढ लेंगे। बिट्टू कहता है कि व्हाट इज दिस इन योर हैंड। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है। पैडी बोलता है नथिंग, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। बिट्टू कहता है दिस इज माई पॉकेट। अरे ये तो मेरा पॉकेट है। पैडी बोलता है नो दिस इज माइन। ये पॉकेट तो मेरा है। माई ब्रदर गेव मी टुडे मॉर्निंग। आज सुबह ही मेरे भाई ने मुझे दिया है। तो जाहिर सी बात है पैडी जो झूठ बोल रहा है। बिट्टू यू चीट, धोखेबाज, हाउ डेयर यू टू स्टील माई मनी।
इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि तुम मेरे पैसे चुरा लो। हिट्स पैडी हार्ड, और पैडी को क्या करता है, जोर से मार देता है। तो मैटर्स गोज टू क्लास टीचर, ये जो मामला है पूरा लड़ाई झगड़े का, यानी रीजन के थ्रू लड़ाई हो गई है ना, अब जो है ये मामला टीचर के पास जाता है, क्लास टीचर के पास जाता है। तो टीचर जो है वो एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं द पॉकेट, उस पॉकेट की जांच करते हैं जिसमें पैसे थे, एंड आस्क क्वेश्चंस टू बोथ द बॉयज, और दोनों भी लड़कों से क्वेश्चंस पूछते हैं, बट सेपरेटली, अलग अलग बुलाकर जो है उन दोनों से क्वेश्चनिंग करते हैं। तो टीचर कहते हैं पैडी स्टॉप लाइंग, टीचर समझ जाते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, तो टीचर पकड़ लेते हैं कि कौन झूठा है, किसने चुराया है। तो टीचर ने पैडी को पकड़ लिया है। टीचर कहते हैं कि पैडी स्टॉप लाइंग, अब झूठ बोलना बंद कर दो। इट इज क्लियर नाउ, अब ये क्लियर हो चुका है, ये बात वाज़ेह हो चुकी है। द पॉकेट बिलोंग्स टू द बिट्टू, पॉकेट जो है वो बिट्टू का है, बिकॉज ही टोल्ड मी द एग्जैक्ट मनी इन साइड द पॉकेट, क्योंकि उसने मुझे उस पॉकेट में जितने पैसे थे एग्जैक्टली बता दिए। अब जाहिर सी बात है कि जब दोनों से अलग अलग सवालात किए गए होंगे तो पैडी का बताया हुआ जवाब जो है वो मैच नहीं किया होगा, और चूंकि वो पॉकेट जो था वो बिट्टू का ही था, तो बिट्टू ने एकदम सही पैसे उनको बता दिए कि भाई इतने इतने पैसे उसके अंदर में है। तो इस बुनियाद पर जो है ये फैसला कर दिया गया कि वो पॉकेट जो है वो बिट्टू का है। तो पैडी को भी समझ में आ गया कि नहीं यार, यहाँ पर जो है गलती हो गई है, और यहाँ गलती मान लेने में ही भलाई है। तो पैडी कहता है कि आई एम वेरी सॉरी बिट्टू, बिट्टू से वह माफ़ी मांगता है, बिट्टू को सॉरी कहता है, और कहता है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। एंड द फाइट्स एंड, और जो है इस तरीके से झगड़ा ख़त्म होता है। द फाइट कम्स टू एन एंड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। This is question number 6. Change the words in the colored boxes to make other meaningful sentences. जैसे कि आपको ये सेंटेंस नंबर 1 है और सेंटेंस नंबर 2 है। तो 1 में देखो यहाँ पे बॉक्स जो है मैंने बना कर दिया है। तो ये बॉक्स जो है इस फ्रेज के अराउंड है कि टेक ऑफ माई शूज। सेंटेंस ये है कि I'll take off my shoes and you do the same। ये I'll जो है ये I will का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। I will take off my shoes and you do the same। ये हमारी स्टोरी का ही सेंटेंस है कि जिसमें अकुल्का ने ये कहा था कि मैं अपने जूते उतारूंगी एंड यू डू द सेम, और तुमको भी वैसे ही करना है, यानी अपने जूते उतार लेने हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये टेक ऑफ माई शूज़ के अराउंड बना हुआ है। तो हमको इस बॉक्स में जो वर्ड्स आए हैं ये बार बार रिप्लेस करते जाने हैं और नए नए मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि भाई टेक ऑफ माई आना ही चाहिए, हम वहाँ पे अपने हिसाब से जो है उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि फिर भी यहाँ पर लिया है कि I'll take off my shirt and you do the same, ठीक। I'll take off my socks यानी मोज़े, मैं अपने मोज़े उतारूंगा and you do the same, और तुम्हें भी बिल्कुल वैसा ही करना है। I'll take off my gloves, जो ग्लव्स जो हम लोग पहनते हैं तो दस्ताने, तो I'll take off my gloves and you do the same, मैं अपने दस्ताने उतारूंगा और तुमको भी वैसा ही करना है। I'll run, मैं दौड़ूंगा and you do the same, और तुम भी जो है वैसा ही करना। I'll kick the ball, मैं बॉल को किक करूंगा and you do the same, ठीक है। I'll read the story and you do the same। बच्चों यहाँ पर हम अपने एतबार से बहुत सारे वर्ड्स जो है चेंज करके जो है कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपको ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस और भी अपनी तरफ से ट्राई करने हैं। तो सेकेंड काइंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव हियर, सेंटेंस नंबर 2 है दिस इज अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग। ये भी हमारे टेक्स्ट का ही सेंटेंस है। तो उसमें कहा गया था कि दिस इज अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग। अब ये रिजॉइसिंग जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, तो बार बार इसको चेंज करना है और नए नए सेंटेंस बनाने। तो हमने इसको चेंज किया है प्लेइंग से, सिंगिंग, डांसिंग, स्लीपिंग। आप जो है वो और भी कई सारे वर्ड्स लेकर जो है
सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ टाइम फॉर प्लेइंग, ये वक्त है खेलने का। दिस इज़ अ टाइम फॉर सिंगिंग, ये वक्त है गाने का। दिस इज़ अ टाइम फॉर डांसिंग, ये वक्त है नाचने का। दिस इज़ अ टाइम फॉर स्लीपिंग, ये वक्त है सोने का। आप डाल सकते हैं दिस इज़ अ टाइम फॉर रीडिंग, दिस इज़ द टाइम फॉर स्टडीइंग। सो मैनी वर्ड्स हम जो है वहाँ पे रख सकते हैं और सो मेनी सेंटेंसेस हम वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, दिस इज नंबर 7 हियर एज यू कैन सी। रीड, रिमेंबर एंड राइट। रीड यानी पढ़ो, रिमेंबर याद रखो, एंड राइट और लिखो। ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना, ये वर्ब्स हैं। और जो वाइट में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो सारे के सारे जो है इन वर्ब्स के पास्ट फॉर्म्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम ग्रामर से रिलेवेंट जो भी कंटेंट है वो उसको हम हमारे ग्रामर वाले लेसन में ज़रूर लेंगे और जल्दी ही हम उसके वीडियोस को डिलीवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक वक्ती तौर पर हम जो है इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ड्रेस की मीनिंग यहाँ पर एज ए वर्ब है, ड्रेस करना यानी पहनना, तो उसका हो जाएगा ड्रेस्ड यानी पहना। उसी तरीके से वॉक यानी चलना, वॉक्ड चला। लॉफ यानी हंसना, लॉव्ड हंसा। उस तरीके से रन यानी दौड़ना, बिगिन शुरू करना, सिंग गाना, मीट मिलना, टेक यानी लेना। उसके बाद में स्टार्ट शुरू करना, जंप कूदना, पिक यानी उठाना या पिक करना, लुक देखना, से कहना, रिप्लाई जवाब देना, ट्राई कोशिश करना, कम आना, सी देखना। उसी तरीके से है वांट यानी चाहना, पास यानी किसी चीज़ को पास कर जाना, आगे बढ़ जाना। उसके बाद में है गैदर यानी जमा हो जाना, स्कैटर यानी अलग अलग हो जाना, गेट किसी चीज़ का मिलना और उसका पास्ट टेंस जो गॉट। उसके बाद में है ब्रिंग यानी लाना, फाइट झगड़ा करना। और उसके बाद में है गिव यानी देना, ईट यानी खाना। और उसके इसी तरीके से जो है वो जितने भी आप जो वाइट में लिखे हुए वर्ड्स देख रहे हैं वो सारे के सारे उसके पास्ट टेंस हैं या पास्ट फॉर्म्स हैं। तो आप लोगों को ये सारे वर्ड्स जो हैं वो अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख ले रहे हैं। ठीक, इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये है यूज़ एनी 2 ऑफ दीज पेयर्स। जितने भी आप पेयर्स देख रहे हैं इसमें से कोई भी 2 पेयर्स आपको यूज़ करनी है इन अ पेयर ऑफ सेंटेंसेस, और उस पेयर को आपको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि सिंग यानी गाना और उसका पास्ट टेंस बना है सैंग यानी गाया। ठीक है, तो इस पेयर को हमको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। उस तरीके से रिप्लाई यानी जवाब देना और रिप्लाइड जवाब दिया। तो सिंग और सैंग की पेयर के साथ में हमने जो है सेंटेंस बनाया है कि एक मिनट, आई सिंग रेगुलरली, मैं हमेशा गाता हूँ, बट यस्टरडे व्हेन आई सैंग। देखो यहाँ पे दोनों जो है फॉर्म्स आ जा रहे हैं। सिंग यानी प्रेजेंट फॉर्म भी आ जा रहा है और सैंग पास्ट फॉर्म भी आ जा रहा है। आई सिंग रेगुलरली, मैं रेगुलरली गाता हूँ, बट यस्टरडे व्हेन आई सैंग, लेकिन कल जब मैंने गाया। देयर वॉज अ पेन इन माई थ्रोट, तो उस वक्त तो जो है मेरे गले में तकलीफ हुई। ठीक है, तो ये दोनों भी वर्ब के फॉर्म यहाँ पर आसानी से इस्तेमाल कर लिए गए हैं। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं कि यू ऑलवेज रिप्लाई, तुम हमेशा जवाब देते हो। क्विकली, कैसे देते हो? जल्दी से देते हो। बट वाई आर यू साइलेंट, लेकिन तुम साइलेंट क्यों हो, खामोश क्यों हो? व्हेन आई रिप्लाइड, जब मैंने जवाब दिया है। तुम हमेशा जल्दी से जवाब देते हो। देखो रिप्लाई आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो फिर उसके बाद का सेंटेंस है कि बट वाई आर यू साइलेंट, तुम क्यों साइलेंट हो? व्हेन आई रिप्लाइड, जब मैंने जवाब दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमने दोनों भी पेयर्स को बड़ी आसानी से अपने सेंटेंसेस में यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर पार्ट ऑफ आवर लेसन। तो जल्दी मिलते हैं नए लेसन के साथ। ओके देन, बाय बाय।